नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का एक खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100। मैं हूं अजय मिश्र, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरें तेज रफ्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिलों में मतदान होगा। इसके अतिरिक्त रोहतास और कैमूर सहित शाहबाद क्षेत्र के कई जिलों और औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद के कई जिलों में भी वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में आज चुनावी हुंकार करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए वे जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा की आज वैशाली और औरंगाबाद में 2 चुनावी रैलियां हैं। औरंगाबाद में गोह विधानसभा क्षेत्र के से बीजेपी प्रत्याशी रणविजय सिंह के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वैशाली के पातेपुर विधानसभा में लखेंद्र कुमार रोशन के समर्थन में चुनावी हुंकार करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। चिराग पासवान सहरसा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज में रैलियां करेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव पर कहा, बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार 5 दल एक साथ हैं और महागठबंधन पूरी तरह से विभाजित है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फंसा पेच आज सुलझ सकता है। पटना में महागठबंधन के नेताओं की आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर औपचारिक घोषणा की संभावना है। पटना में आज होने वाले महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थल पर राजद नेता तेजस्वी यादव की तस्वीरों वाले बोर्ड और पोस्टर लगाए गए हैं। इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रम दूर हो जाए। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने मोहनिया विधानसभा सीट पर एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। इस सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया था। ऐसे में आरजेडी ने निर्दलीय उम्मीदवार रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयान पर कहा, विपक्ष हताशा में है और हताशा में वो क्या बोल रहे हैं शायद उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, इसलिए हताशा में बोली गई हर बात का कोई महत्व नहीं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिनके माथे पर जंगलराज का टैग लगा, जिनके समय में खर्ची व पर्ची की सरकार चलती थी और नौकरियों के बदले में गरीबों की जमीनें हड़पी जाती थी, वो अब नए बिहार की बातें कर रहे हैं। उधर बिहार कांग्रेस में भी घमासान छिड़ गया है। प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू के खिलाफ टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस नेताओं ने ही मोर्चा खोल दिया। नाराज नेताओं ने पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज धरना प्रदर्शन और उपवास करने का ऐलान किया है। टिकट कटने से नाराज कांग्रेसी नेताओं ने बुधवार को पटना में बैठक करने के बाद यह फैसला लिया। बैठक में आनंद माधव, विधायक छत्रपति यादव, पूर्व विधायक गजानंद शाही, नागेंद्र पासवान, विकल और कंचना सिंह समेत कई लोग शामिल थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा झटका लगा। स्टार प्रचारक अनिल सैनी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। अनिल सैनी को लालू तेजस्वी ने इस चुनाव में पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया था। अनिल सैनी मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक रहे और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित करेंगे। साथ ही व्यापक राष्ट्रीय हितों और विकसित भारत 2047 पर एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और वायुसेना प्रमुख भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श भी होगा। ये 3 दिनों का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के अभियानों की तेज गति और युद्ध तैयारियों के पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैन्य कमांडर्स के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 3 दिनों के लिए जैसलमेर के दौरे पर रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार यह सम्मेलन जैसलमेर में किया जा रहा है।
बैठक में वरिष्ठ सैन्य कमांडर भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और सेना की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री लोंगेवाला सीमा चौकी भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज तिरुवनंतपुरम के राजभवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अनावरण के बाद राष्ट्रपति राजभवन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि होंगी, जहां पर उनका संबोधन होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट थॉमस कॉलेज पलाई के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में भी शामिल होंगी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में देर रात एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स मारे गए हैं। एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक भी मारा गया। यह ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की ज्वाइंट टीम ने मिलकर किया। पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें 4 बदमाशों को गोलियां लगी। सभी को बाद में इलाज के लिए रोहिणी स्थित डॉक्टर BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चारों गैंगस्टर्स को मृत घोषित कर दिया। ये चारों आरोपी बिहार में कई संगीन वारदातों में वांटेड थे। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज भाई दूज के पावन अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक परंपराओं के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। हजारों श्रद्धालुओं ने भी बाबा के दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से पहले केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना और अनुष्ठान किया। देशभर में आज भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना भी करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाई दूज के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाई बहन के प्रेम और स्नेह का ये पर्व आप सभी के जीवन में अपार खुशियां, सौहार्द और समृद्धि लेकर के आए। प्रयागराज में भाई दूज के अवसर पर यमुना नदी के बलुआ घाट पर सुबह से ही पावन स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, संघ से लेकर संगठन और सरकार तक भैरव सिंह शेखावत ने हर दायित्व को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में यात्रियों को उनके गंतव्य तक सुखद और सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। भीड़ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सीधे पैनी नजर। रेल मंत्री लगातार खुद रेलवे स्टेशन के वॉर रूम का दौरा कर रहे हैं। त्योहारों की रौनक के बीच भीड़ की निगरानी के लिए 80 से ज्यादा वॉर रूम्स सक्रिय हैं। त्योहारी सीजन पर यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए। इसी क्रम में रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अंबाला रेलवे स्टेशन का दौरा कर व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की। साथ ही कहा कि असहज स्थिति में यात्रा न करें और अगली ट्रेन का इंतजार करें। उन्होंने कहा कि वॉर रूम बना करके लगातार निगरानी की जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल छठ की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस बार यमुना नदी पर छठ पूजा के आयोजन से जुड़ा प्रतिबंध हटा लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जैसे जैसे छठ पूजा नजदीक आ रही है, लंबित कार्यों में तेजी लाई जा रही है। दिल्ली में भव्य छठ की तैयारियां की जा रही हैं। सभी चाहते हैं कि छठ सुंदर तरीके से मनाया जाए। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आगामी छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए कल सोनिया विहार क्षेत्र में छठ पूजा घाट का दौरा किया। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, पिछले सरकार ने यमुना पर छठ पूजा करने पर बैन लगा दिया था और 6 सालों तक पूजा नहीं हुई। अब पूर्वांचल और छठ व्रतधारियों ने इसकी मांग की है तो उनके ऊपर भयानक मुकदमे दर्ज करा दिए गए। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्णय लिया कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के 1000 से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का पालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दिल्ली के गीता कॉलोनी के रानी गार्डन इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग को सुबह सूचना मिली और 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का प्रयास जारी है। किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।
राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद स्थित मीरापुर में शक्तिखंड 2 स्थित फ्रेंड्स एवेन्यू स्थित एक आवासीय इमारत में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यहां भी किसी के भी हताहत या घायल होने की खबर नहीं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोर साहिब को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा गुरुद्वारा मोती बाग साहिब लाया गया और पंथ को सौंप दिया गया। पवित्र जोर साहिब के दर्शन शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक किए जा सकेंगे, जिससे संगत आशीर्वाद प्राप्त कर सकेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की अरदास के लिए श्री मोती बाग साहिब पहुंचे। भाजपा सांसद मासुरी स्वराज ने कहा, पवित्र जोड़े साहिब की यात्रा आज मोती बाग गुरुद्वारे से शुरू होगी। यात्रा का समापन पटना साहिब में होगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की यह पहल उल्लेखनीय है कि उन्होंने पवित्र जोड़े साहिब को जनता को समर्पित किया है, ताकि हर भारतीय जोड़े साहिब का दर्शन कर सके। पंजाब में पिछले दिनों में पराली जलाने के कई मामले सामने आए। अमृतसर के रैया गांव में एक खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया। विशाखापट्टनम में 14 और 15 नवंबर को CII पार्टनरशिप समिट आयोजित की जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं को आमंत्रित किया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से जर्मनी के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ भी बातचीत करेंगे। मौसम विभाग ने आज आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना है। तमिलनाडु के मदुरई स्थित तिरुपरनकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में कांडा षष्ठी महोत्सव शुरू हुआ। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक्सप्रेस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और महत्वपूर्ण खबरें। भारत 6G की छलांग लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस मामले में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर के नया कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए हाथ मिला लिया है। दीपावली पर रिकॉर्ड बिक्री हासिल करने के बाद व्यापारियों और आने वाले त्योहारी सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए के बिजनेस होने का अनुमान जताया गया। GST 2.0 का घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बंपर असर दिखाई दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुए GST सुधारों से घरेलू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी फायदा हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 22 सितंबर से लागू हुए GST सुधारों से घरेलू गाड़ियों की बिक्री अब दोगुनी होकर के 7 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि दीपावली के खरीदारी के दौरान ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी मांग में तेज वृद्धि दर्ज की गई। इसमें प्रीमियम उत्पादों और इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज ने ग्रोथ को बढ़ाने का काम किया। केंद्र सरकार ने डीप फेक और AI जनरेटेड कंटेंट से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए IT नियमों में बदलाव का मसौदा जारी कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे में कहा गया कि अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को AI या सिंथेटिक कंटेंट को स्पष्ट रूप से चिन्हित करना होगा।
ओपन एआई ने एक नए एआई पावर वेब ब्राउजर ChatGPT एटलस को लॉन्च कर दिया है, जिससे यूजर्स के इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए डिजाइन किया गया। भारत के आईटी सेक्टर में भर्तियों में वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में तेजी दर्ज की गई। इस दौरान टेक्नोलॉजी कंपनियों के कैंपस भर्तियों में 25% बढ़ोतरी देखी गई। इस्पात मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी स्थित उद्योग भवन के इस्पात कक्ष में 27 अक्टूबर को स्टील आयात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए एक ओपन हाउस आयोजित करने जा रहा है। भारत में दीपावली पर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट और सजावट के सामान की बिक्री में जोरदार उछाल देखा गया। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत। मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के चलते घरेलू शेयर बाजार में तेजी दर्ज की गई। 2026 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में सालाना आधार पर 7.8% की वृद्धि हुई थी, जो पिछली 5 तिमाहियों में सबसे अधिक मजबूत है। भारत को ऑटो सेक्टर में 2025 की तीसरी तिमाही में रिकॉर्ड 4.6 अरब डॉलर की डील हुई है, जिस दौरान कुल 30 लेन देन हुए। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत की रिन्यूएबल एनर्जी पहल क्षमता में तीव्र गति से विकास हो रहा है। एक मजबूत डिस्पैचेबल और इंटीग्रेटेड सिस्टम को आगे बढ़ाने पर भी काम जारी है। यूपीआई लेन देन में फेस्टिव सीजन में बढ़त दर्ज की गई और औसत प्रतिदिन लेन देन की वैल्यू सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 13% बढ़कर के 94,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत का लग्जरी गुड मार्केट 2025 तक 10% की वृद्धि के साथ 12.1 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देश में एआई कौशल से जुड़ी नौकरियों की लगातार बढ़ती मांग के बीच सितंबर महीने में एआई संबंधित नौकरियों में 11.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारतीय रिजर्व बैंक का स्वर्ण भंडार 2025-26 की पहली छमाही में 880 मीट्रिक टन को पार कर गया। केंद्रीय बैंक ने सितंबर के आखिरी हफ्ते में 0.2 मीट्रिक टन की वृद्धि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कहा गया कि इस वर्ष सितंबर में भारत के 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी महीने की तुलना में 3% रही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के 16वें अंगटैड मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष टेरेसा रिवेरा के साथ भी बैठक की। इस दौरान भारत और यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से एक बड़ा आर्थिक कदम उठाया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध अमेरिका और रूस के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द होने के बाद सामने आए। वहीं इससे पहले रूसी सेना ने मॉस्को में परमाणु अभ्यास किया, जिसकी निगरानी राष्ट्रपति पुतिन ने। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने बयान में रूस से हत्याएं रोकने और तत्काल संघर्ष विराम कराने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन द्वारा इस निरर्थक संघर्ष को समाप्त करने से इनकार करने के मद्देनजर वित्त मंत्रालय रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, जो क्रेमलिन की संघर्ष मशीनरी को वित्त पोषित करती है। इन प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप रोजनेफ्ट और लुकोइल की अमेरिका में सभी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। इसके अलावा अमेरिकी नागरिकों पर इन कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी पशुपालकों को उनके द्वारा आयात पर लगाए गए टैरिफ से लाभ हो रहा है, लेकिन अमेरिकी उपभोक्ताओं को उनका गोमांस खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनकी कीमतें कम करनी होंगी। मैक्सिको की सरकारी तेल कंपनी पेवेक्स की बाढ़ से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से तेल रिसाव की वजह से मैक्सिको के वेराक्रूज में पेंटेपेक नदी दूषित हो गई। युगांडा के कंपाला गुलू राजमार्ग पर केरियानोगो जिले में एक बस दुर्घटना में 46 लोगों की मौत हो गई। युगांडा में बचाव दल का तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। उत्तरी नाइजर राज्य में एक ईंधन टैंकर पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के पास वेनेजुएला के पास ड्रग ले जाने का आरोपित जहाजों पर हमला करने का कानूनी अधिकार है। रूस ने यूक्रेन पर फिर से हमला किया है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें यूक्रेन के कई प्रमुख ऊर्जा ठिकाने तहस नहस हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज इजरायल दौरे पर रहेंगे। अमेरिकी गाजा में संघर्ष विराम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने एआई कंपनियों से जवाब मांगा है कि 4 चैटबॉट कंपनियों को बच्चों की सुरक्षा उपायों की जानकारी का जो आदेश दिया गया था उस पर ऑनलाइन सेफ्टी को मजबूत करने की सरकारी पहल के तहत क्या कार्रवाई की गई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने देशों से चरम मौसम से लोगों की सुरक्षा के लिए आपदा चेतावनी प्रणाली लागू करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी देश ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से सुरक्षित नहीं। भारत सरकार ने आम जनता तक आंकड़ों की पहुंच को आसान बनाने के लिए एक नई पहल की है। अब देश के आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी आंकड़े एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे GOI स्टैट मोबाइल ऐप के जरिए। 42वें इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जालंधर के ओलंपियन सुरजीत हॉकी स्टेडियम में शुरू होगा। इस 10 दिवसीय हॉकी टूर्नामेंट लीग कम नॉकआउट आधार पर फ्लड लाइट्स में ये मैच खेले जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला आज एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत को हार झेलनी पड़ी थी। भारत के पास आज करो या मरो की स्थिति है। ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश हर हाल में मैच जीत करके 1-1 की बराबरी करने पर होगी। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दावेदारी पेश कर रही हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 4 में से 3 टीमों के नाम फाइनल हो गए हैं। भारत 5 में से लगातार 3 मैच हार चुका है। अब भारत के लिए करो या मरो की स्थिति। कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। टूर्नामेंट का आयोजन शनिवार को जयपुर पोलो ग्राउंड में होगा। इसमें भारत और अर्जेंटीना की पोलो टीम्स आमने सामने हैं। टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व सिमरन शेरगिल, शमशेर अली, सवाई पद्मनाथ सिंह और सिद्धांत वर्मा करेंगे। आपकी जगह सिद्धांत शर्मा करेंगे। दिल्ली के आर्मी एक्वेस्ट्रियन सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। भारतीय घुड़सवारी संघ के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान ने कहा कि टूर्नामेंट को लेकर के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई। कॉग्निवेरा के सीईओ कमलेश शर्मा ने कहा कि भारत की विरासत से निकले पोलो का खेल रोमांच से भरा है। जरूरत है इस खेल के प्रचार प्रसार की। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में अब लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने नीरज को ये उपाधि दी। रक्षा मंत्री और थल सेनाध्यक्ष की मौजूदगी में नीरज को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच अगले सप्ताह होने वाले पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट से हट गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय जोड़ी इंडोनेशिया के रहमत हिदायत और मोहम्मद रियान आर्दियांतो के खिलाफ राउंड ऑफ 32 पुरुष युगल मैच में हारकर फ्रेंच ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को अगले साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशालवाहक चुना गया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं से खेलों के प्रति जुनून विकसित करने और जीवन में सभी पहलुओं में अनुशासन अपनाने का आह्वान किया है। उन्नति हुड्डा ने बुधवार को फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2025 के प्री क्वार्टर्स फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।